द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉडर एट द बेस, कि बांध की दीवारें आधार पर चौड़ी क्यों होती है। देखो, बांध जो होता है डैम, इस तरीके से जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसकी, अगर यहाँ ये बोला जाए कि ये पानी फिल किया हुआ है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, वो ये कह रहा है कि ये वॉल चौड़ी क्यों बनाई जाती है बॉटम पे। तो देखो, सीधी चीज है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड का क्या फॉर्मूला होता है, एच रो जी। ये प्रेशर इनसाइड लिक्विड का फॉर्मूला है। एच है हाइट यानी डेप्थ बोल दूं, गहराई बोल दूं। रो बोल सकता हूं डेंसिटी, घनत्व इस लिक्विड का। और जी जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो यहां पर जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे ये एच वैल्यू बढ़ेगी, और एच बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस हाई प्रेशर को जो दीवारों पर आकर के टकराएगा, इस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जैसे जैसे बॉटम में जाते हैं, गहराई बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इस प्रेशर को, हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इस दीवार की मोटाई नीचे से बढ़ा दी जाती है। ऊपर तो इतनी मोटाई है नहीं, क्योंकि ऊपर के पानी के पास ज्यादा हाइट नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। बट यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा, इसलिए। तो देखो, क्यों बनाई जाती है, दबाव का सामना करने के लिए जो गहराई से बढ़ता है, टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीज विद डेप्थ। तो बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही है। तो क्यों बॉटम बनाई जाती है, देखो, बाकी सुव्यवस्थित करने के लिए, विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल में नहीं बढ़ता है, हमेशा डेप्थ के साथ बढ़ता है, गहराई के साथ बढ़ता है। वायुमंडलीय दबाव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बाहर होगा। हम पानी के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। देखो, सरफेस टेंशन जो होता है, पानी की सतह पर जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो इस तरीके से कुछ खिंचाव महसूस करते हैं, इस तरीके से। तो आप कोई भी वाटर मॉलिक्यूल केवल सतह वाला देख लो, वो इस तरीके से खिंचा हुआ दिखेगा। और जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे, वो बिल्कुल हर तरफ से इस तरीके से बैलेंस होंगे। तो आप सरफेस के पार्टिकल को देख सकते हो, एक खिंची हुई रस्सी खिंचे हुए धागे की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी को हम बोल देते हैं, सरफेस पर क्या है, टेंशन है, तनाव है, पृष्ठ तनाव बोल देते हैं इसको। तो सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन किस किस वजह से इफेक्ट होता है, एक तरीके से क्वेश्चन यही है। तो याद रखना है, सरफेस टेंशन होता क्यों है, अगर रीजन बताऊं तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। कोहेसिव फोर्सेस को हम कहते हैं सहसंजक बल, जो कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ये दोनों पानी के हैं, दोनों के बीच में यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो कोहेसिव फोर्स है। तो रीजन आपको पता चल गया है कि कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन लगता है। अब डिटर्जेंट मिला दो, अपमार्जक मिला दो, तो सीधी सी चीज है, सरफेस टेंशन जो है वो दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक करता है टेम्परेचर पर, तापमान पर। दूसरा होता है इम्प्योरिटी मिलाने पर, कोई भी इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिला दो। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कोहेसिव फोर्सेस जो इनके बीच में ही टूट जाएंगे, इस वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जैसे आपको पता हो कि ठंडे पानी से आप कपड़े नहीं धो पाते हो अच्छे से, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, पानी कपड़ों पे फैलता नहीं है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और उसी के साथ कपड़े अच्छे से धुलने लग जाते हैं। या मैं दूसरा कहूँ, इम्प्योरिटी मिला दो। इम्प्योरिटी यानी जो भी चीज पानी में नहीं है, बाहर से जो भी मिलाओगे वो इम्प्योरिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम डिटर्जेंट मिला रहे हैं, अपमार्जक। तो अपमार्जक जब आप डिटर्जेंट जैसे ही इसमें मिलाते हो, वैसे ही इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको पता है कि बिना डिटर्जेंट मिलाए कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं, हाथ भी अच्छे नहीं धुलते हैं ठंडे पानी से। आप सोप वगैरह, साबुन, डिटर्जेंट यूज करते हो, पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि जो ये आप डिटर्जेंट मिलाओगे, वो यहाँ पर इनके बीच में, कोहेसिव फोर्सेस के बीच में आकर के इसको वीक कर देते हैं। तो ये सरफेस टेंशन के दो फैक्टर हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे या इम्प्योरिटी मिलाओगे, दोनों से ही सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इम्प्योरिटी, सारी की सारी इम्प्योरिटीज सरफेस टेंशन को कम करेंगी। केवल और केवल जो हाईली सोल्यूबल होती हैं, बहुत ज्यादा घुलने वाली पानी में, जैसे कि सॉल्ट हो गया, अगर आपने ये मिला दी, तो केवल वो एक्सेप्शनली मैं कहूँ कि सरफेस टेंशन को बढ़ा देगी। लेकिन ओवरऑल अगर आपको बोले तो यही है हमारा कंसेप्ट, कि इन दो फैक्टर से ही इफेक्ट होता है। पानी गर्म कर दो या कुछ मिला दो उसके अंदर, ठीक है। जैसे आप टूथपेस्ट करते हो, तो अगर आप ब्रश कर रहे हो और उसमें आपने टूथपेस्ट नहीं यूज किया, तो सिंपल पानी आपके दांतों की क्लीनिंग नहीं कर पाता है। तो आप उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए उसमें इंप्योरिटी मिलाते हो, जिसमें हम टूथपेस्ट बोल देते हैं जिसको, तो उसमें भी सरफेस टेंशन कम हो गया। तो ओवरऑल पानी का अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो पानी इस तरीके से सिकुड़ना चाहेगा, फैलना नहीं चाहेगा। तो हम पानी का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिससे पानी इस तरीके से फैलने की टेंडेंसी रखता है।
तो फैलने लग जाता है। तो फैलेगा तो अच्छी क्लीनिंग करेगा। तो जैसे ही आप कुछ मिलाओगे सरफेस टेंशन उसका कम हो जाएगा। तो देखो क्या आंसर होगा, डिक्रीज, घट जाएगा सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन घटना ही हमारे लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एसी आउटपुट क्या देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एसी आउटपुट क्या देता है। देखो ट्रांसफार्मर, अगर सिंपल सी चीज बताऊं मैं आपको, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होता है, इस तरीके से कोर है। तो एक चीज पहले तो याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है, विभव को नियंत्रित करता है। ठीक है। दो यहाँ पर प्राइमरी, एक दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग ये वाली और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ओवरऑल ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। उनके नाम से ही क्लियर है, डाउन यानी कम कर देना, अप यानी बढ़ा देना। किसको, तो वोल्टेज को। वोल्टेज को ही तो ट्रांसफार्मर अप डाउन करता है। तो वोल्टेज के अप कर देना या डाउन कर देना, इसके आधार पर दो तरीके से ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये क्वेश्चन हमारा स्टेप डाउन के लिए है। तो स्टेप डाउन के अंदर होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, पावर का हमेशा इनके अंदर पावर तो बराबर रहेगी। करंट और वोल्टेज अप डाउन हो सकते हैं, पावर हमेशा सेम रहेगी दोनों जगह। और पावर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गुणा करंट, ये पावर का फॉर्मूला है। तो मैं अगर सिंपल सा बोलूं कि इस पॉइंट पर पावर और इस पॉइंट पर पावर सेम मिलेगी। अब हमारा है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन है यानी कि वोल्टेज जरूर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा इसके आउटपुट में। यही तो स्टेप डाउन का काम है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्टेप डाउन। तो वोल्टेज अगर कम हुआ होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पावर दोनों कॉइल में समान रहती है। तो अगर ये चीज वैल्यू डाउन हुई है, इसको हमें सेम रखना है, चेंज नहीं होने देना है, तो कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी, करंट। इसका मतलब हमें आंसर मिल चुका है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर करंट आउटपुट क्या होती है, ज्यादा मिलती है, क्योंकि वोल्टेज तो कम हो गया है, लेकिन इस पावर को बैलेंस रखने के लिए इस करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा। दैट मीन्स करंट मोर देन द इनपुट करंट, इनपुट धारा से अधिक धारा, इनपुट धारा से कम धारा, इनपुट धारा के बराबर, इनपुट वोल्टेज से अधिक वोल्टेज। तो बाकी सब गलत है। साफ साफ है कि जो एसी आउटपुट पूछ रहा है, ये आउटपुट ये वाला, तो आउटपुट के अंदर करंट हमें क्या मिली है, अधिक मिली है। तो इनपुट करंट से अधिक करंट आपको मिलेगी। तो ये याद रखना है। थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन स्टेप अप का होता, तो स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज जरूर अप हो रही होती, दैट मीन्स करंट डाउन हो रही होती, क्योंकि पावर हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दो तरीके की कॉइल होती हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर, इस तरीके से ये कॉइल्स होती हैं इस तरीके से। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल आउटपुट का क्वेश्चन है। आउटपुट आप क्वेश्चन यहाँ से देख करके स्टेप अप और स्टेप डाउन देख करके बता सकते हो, क्वेश्चन किसको पूछ रहा है वही आपका, वहां से आप वोल्टेज समझ लेना, क्योंकि ट्रांसफार्मर मेनली वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जैसे बाहर जो बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज लाइन होती है, वो घरों के पास आते ही एक ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन वाला, जो कि उस वोल्टेज को कम कर देता है और आपके घरों में सप्लाई आ जाती है। तो ये सारा का सारा काम है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट देखते हैं। When two ice cubes are pressed together, they join to form one cube. Which one of the following helps to hold them together? ये कह रहा है कि अगर एक आइस का ब्लॉक है और दूसरे आइस का ब्लॉक है, आप इनको हथेली पे लेकर के जोर से प्रेस करते हो, दबाते हो, इन पे प्रेशर डालते हो, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ऐसा किस बॉन्ड की वजह से हो रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज है, एक कंसेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है ये H2O का, H2O। दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है H2O का, तो एक हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो होगा क्या, यहां से ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, इस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं, हाइड्रोजन फोर्स कह देते हैं। तो ये नेगेटिवली ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के बीच में लगता है। तो ये जब बीच में अट्रैक्शन आ गया है, तो ये आपस में प्रेशर लगाने से जुड़ जाएंगे।
दैट मीन्स कि अगर दो आइस ब्लॉक अलग अलग है, आपने उनको जोड़ा है, प्रेशर लगाया है, तो वो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे अलग अलग। ये एक ब्लॉक था, यूं समझ लो, ये दूसरा ब्लॉक था, तो इनको जब प्रेस किया गया तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, और ये आपस में स्टिक हो गए हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। वॉन्डरवॉल फोर्सेस नहीं होगा क्योंकि गैसेस में पाए जाते हैं, कोवेलेंट कोवेलेंट के अंदर पाए जाएंगे, और डाइपोल इंटरेक्शन दो पोल्स के बीच में, तो ये सब चीजें तो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हमेशा, यहाँ पर ये इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज टू कीप अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज। किसी कण को अगर साम्य अवस्था में रखना है तो मिनिमम कितने बलों की आवश्यकता होगी। इक्विलिब्रियम होगा क्या, तो ऐसा समझ लो, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिस वक्त सारे के सारे फोर्सेस किसी भी बॉडी पर नेट जीरो रिजल्टेंट दे रहे हो। इसका मतलब कि अगर सपोज करो ये कोई बॉडी है, इस पर मैं एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा दूं, एक नंबर ऑफ फोर्स लगाऊं, क्या ये इक्विलिब्रियम पे आ सकती है? नहीं, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो तो नहीं है ना, अभी कुछ ना कुछ तो फोर्स है। लेकिन अगर मैं एकदम ऐसा का ऐसा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगा दूं, दूसरा फोर्स, अब क्या हुआ, दोनों फोर्सेस ने, मैं अगर ये कहूं कि एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट है तो नेट जो इफेक्ट होगा इन फोर्सेस का वो कितना हो जाएगा, जीरो। और जीरो के केस को ही हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम वही पॉइंट होता है जिस पर फोर्स का नेट इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दैट मीन्स मिनिमम आपको कितने फोर्स चाहिए, दो फोर्स चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला सकते हो। इक्विलिब्रियम लाने का मतलब वही है कि उस वक्त नेट फोर्स का एक्ट होता हुआ रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, उन पे जीरो होना चाहिए। तो मिनिमम दो फोर्सेस आपको चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively, the unit of force in this system। देखो फोर्स जो होता है, बल, बल जो होता है, अगर मैं उसका आपको उसकी यूनिट तो न्यूटन होती है, जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। तो पहले तो देखो ये क्वेश्चन हमें फोर्स की इन वैल्यूज से यूनिट निकाल के पूछना चाह रहा है, तो न्यूटन के अंदर दी हुई है, यानी कि ऐसा यूनिट्स है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, ये सब तो यूनिट नहीं है ना जो इस फॉर्मूले में आएगी, तो हमें इनको इनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड तो ऑलरेडी ठीक है, लेकिन ये जो दो हैं, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सेकंड ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ ही है। तो आप देखो फोर्स जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t पावर -2, या मैं इसको ये बोल सकता हूँ ml अपॉन ये t नीचे से ले जाऊं तो ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये सारी की सारी जो वैल्यूज दी हुई है यहाँ रखनी है बस। तो सिंपल सी चीज है, पहले मास वाला देख लेते हैं, m वाला। तो 10 ग्राम दे रखा है, ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में। तो मैं ये कह सकता हूँ 1000, भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं अगर यहाँ से इसको ग्राम को कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 10 अपॉन में 1000 लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0.01, या मैं इसको 10⁻⁻² कह सकता हूँ। तो मैंने इसको 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया है। सेकंड है लेंथ, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं अपॉन में 100 कर दूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 0.1 सेंटीमीटर की जगह अब किस में आ गया है आंसर, मीटर में। तो दो वैल्यूज हम कन्वर्ट कर चुके हैं। और सेकंड तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि सेकंड तो बिल्कुल सी यूनिट के सिस्टम के अंदर है। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। तो m जो है उसकी वैल्यू हमें मिली है 10⁻², ये रही, केजी के अंदर रखनी थी फॉर्मूला में। और लेंथ की मिली है हमें 0.1, टाइम बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, 0.1 का स्क्वायर कर दूंगा तो 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये भी समझ लो कि 10⁻⁻1 ही है, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के अंदर। ये भी यही था, तो ये वैल्यू से एक पावर कट गई, कैंसिल आउट हो गई। और ये जो 10⁻⁻1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 10⁻⁻2, 10⁻+1, ये -1 थी, ऊपर गई तो प्लस हो जाएगी। ये -2 है, ये +1 है,
दैट मीन्स ये कह सकता हूँ कि एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। नेट क्या बचेगा, नेट बचेगा 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 को हम 0.1 भी तो कह सकते हैं, और फोर्स की यूनिट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही न्यूटन बताई थी। हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 0.1 न्यूटन। तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं, केवल इसने क्या किया है, दो यूनिट्स हमें अलग अलग यूनिट सिस्टम में दे दी है, और एक हमें इसने सेकंड जो नॉर्मल होना चाहिए, और पूछ रहा है कि फोर्स की यूनिट, और न्यूटन के अंदर इसने यूनिट्स दे रखी है। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इन यूनिट्स को सिंपली लेकर के आना है रेस्पेक्टिव इनकी जो यूनिट सिस्टम है उसके अंदर। तो सेंटीमीटर का आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को आपको किलोग्राम में करना है, और टाइम की तो सेकंड दी हुई है तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं। इनमें कन्वर्ट करते ही आपको फोर्स की यूनिट पता होनी चाहिए, डायमेंशन आप इजीली ये वैल्यू रख करके कैंसिल आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड टू फॉर्म अ थिन लेयर वेयर एज ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ये कहना चाह रहा है कि एक ग्लास की प्लेट पर पानी तो इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन जब ग्लास सरफेस पर हम मरकरी रखते हैं तो वो ऐसी स्फेरिकल शेप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, एक कंसेप्ट आता है कोहेसिव फोर्सेस का, और एक होता है एडेसिव फोर्सेस का। एडेसिव क्या होता है, दूसरे के साथ फोर्सेस बना पाना, नाम में ही है देखो एडेशन, चिपकना। तो एक वस्तु दूसरी के साथ अगर चिपक पा रही है तो एडेसिव फोर्स बना रही है, लेकिन अगर नहीं चिपक पा रही है, स्प्रेड नहीं होना चाह रही है, इसका मतलब उसके कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एडेसिव से। तो आप देखो, पानी ने ग्लास को गीला कर दिया, यानी कि पानी एडेसिव बना रहा है ग्लास के साथ कोहेसिव के कंपेरेटिवली। तो सर इसके असंजक बल पानी के ग्लास के साथ मजबूत हैं कंपेयर टू इसके खुद के संजक बलों के मुकाबले। लेकिन जो मरकरी है उसका गोल आकृति लेना ये बता रहा है कि उसको इस ग्लास के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको ग्लास के साथ एडेशन नहीं बनाना, एडेसिव फोर्सेस नहीं बनाने। दैट मीन्स इसके कौन से फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसके कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली इसके एडेसिव फोर्सेस से। इसका मतलब यूनिवर्सल कंसेप्ट यही होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ इस तरीके से स्प्रेड होकर के और ऐसे फोर्सेस बना रहा है, दैट मीन्स वो एडेशन बनाना चाह रहा है। लेकिन मरकरी हमेशा गोल अपनी स्फेरिकल शेप बरकरार रखती है, क्योंकि उसके कोहेसिव फोर्सेस खुद के स्ट्रॉन्ग है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो खुद ही के पार्टिकल्स में खुद के साथ फोर्स लग रहा होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडेसिव दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बात की जाती है। तो मरकरी ग्लास के साथ एडेशन बनाना पसंद नहीं करता, इसलिए मरकरी ऐसी स्फेरिकल शेप ले लेता है। ये यही कह रहा है कि वाटर स्प्रेड कर जाता है लाइक दिस, और मरकरी जो है वो स्फेरिकल रहती है। क्यों? तो देखो सिंपल सी, मरकरी मेटल है तो मेटल तो है, लेकिन उससे इसका कोई लॉजिक नहीं है। डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव और एडेसिव से। देखो, कोहेजन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडेशन विद ग्लास, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा था कि मरकरी का कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इसका ग्लास के साथ जो एडेसिव है उसके रिलेशन में। तो हमें आंसर ये मिल चुका है। लास्ट और पढ़ लेते हैं, कोहेजन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, नहीं, अगर वाटर का कोहेजन स्ट्रॉन्ग होता तो वाटर भी नहीं फैल पाता, तो लेकिन वाटर का क्या है, ग्लास के साथ एडेशन है स्ट्रॉन्ग, तो ये भी गलत हो गया। तो मरकरी कोहेजन स्ट्रॉन्ग रखती है, इसीलिए मरकरी किसी के साथ भी एडेशन एडेसिव फोर्स नहीं बनाना चाहती है। ठीक है, इसलिए हमेशा मरकरी ऐसा स्फेरिकल शेप ले लेती है, पानी स्प्रेड कर जाता है, पानी एडेसिव बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिलरेशन इज, त्वरण क्या है? देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन, ये एक जाना माना फॉर्मूला है, न्यूटन के गति के नियमों के अंदर भी आता है। यहां से पूछ रहा है एक्सिलरेशन जो है ये त्वरण है, जो त्वरण क्या है। तो पहली बात तो मैं कह सकता हूं त्वरण आपको फोर्स के साथ क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक बात तो मैं कह सकता हूं, बिल्कुल ये कह सकता हूं, फोर्स इज, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सिलरेशन के साथ, बल का संबंध त्वरण के साथ। दूसरा, अगर मैं मास को इधर भेज दूं तो ये भी तो एक बन जाएगा। तो यहां से एक्सिलरेशन और मास में क्या रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स दिख रहा है 1/में। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए, इसमें बल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बिल्कुल ठीक है, ये रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बिल्कुल ठीक है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर यहाँ पर मास के साथ पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो, देखा जाए तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ये भी ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ये भी ठीक है, दोनों के साथ ही है। तो यहाँ पर बेस्ट क्या होना चाहिए था, अगर मैं कहूँ तो बी एंड डी, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। ये बी भी है और डी भी है। और अगर मोर एक्यूरेटली पूछेगा वो सिर्फ, तब ये हमारा इंडिविजुअल आंसर जो है फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से। आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम बिग ट्रांसफॉर्मर्स गेट हीटेड अप, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। देखो, कुछ समय तक उपयोग करने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर गर्म क्यों हो जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहली तो बात मैंने आपको बताई थी, ट्रांसफार्मर दो तरीके के, स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं मेनली, पावर सेम रहती है, ये सारी बातें कर ली थी हमने। अब ये कह रहा है ट्रांसफार्मर गर्म क्यों हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो एक कि लगातार जब भी करंट फ्लो करती रहेगी, तो करंट फ्लो करते रहने से लगातार रेजिस्टेंस की वजह से एक तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है हीटर वगैरह जो होते हैं, हीटर वगैरह के अंदर रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि जब उनमें से करंट जाती है तो वो हीटर गर्मी प्रोड्यूस करते हैं सर्दियों में। तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही होती है, उसमें जाने वाली करंट से। तो एक तो हमें मिल गया कि जो करंट है वो उसको गर्म करेगी। दूसरा, एक और कंसेप्ट होता है। तो देखो, पहला तो हो गया करंट प्रोड्यूसेस हीट इन द ट्रांसफार्मर, बिल्कुल ठीक है, करंट है जो वो हीट प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। और वो ट्रांसफार्मर में नहीं, वो हर ऑब्जेक्ट में करती है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध में से जब करंट फ्लो करेगी तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। दूसरा, हिस्टेरेसिस लॉस अकर इन द ट्रांसफार्मर, तो बिल्कुल ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, याद रखना, ट्रांसफार्मर जो होता है लगातार उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, ये लगातार अल्टरनेट चलते रहते हैं, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, इन दोनों की वजह से एक लॉस होता है, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसकी वजह से भी ये हीट अप हो जाता है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा क्या है, लिक्विड यूज्ड फॉर कूलिंग गेट्स हीटेड, नहीं, जो लिक्विड यूज किया जाता है इनको कूल रखने के लिए, वो गर्म नहीं होगा, वो तो ठंडा ही रहेगा, और वो इसको लगातार इनकी हीट को, इन दोनों तरीके से जो हीट जनरेट हो रही है उसको कम करेगा। तो लिक्विड खुद गर्म होकर के इस ट्रांसफार्मर को गर्म नहीं करता है, तो इस लिक्विड का कोई रोल नहीं है गर्म होने में, गर्म होने में इन दोनों का है। इस लिक्विड का रोल है इनको वापस से इसका टेम्परेचर कम करने में। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस और सिंपली जो करंट है वो हीट प्रोड्यूस करेगी करेगी दुनिया की सभी डिवाइसेस के अंदर, तो इन दोनों की वजह से ट्रांसफार्मर कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज फोर्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट्स इन लार्जर, घूमते हुए पिंड पर एक बड़े बल, एक फोर्स हाई है, उसका क्या रिजल्ट होगा। तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये एक कोई रॉड है, यहां से ये रॉड बंधी हुई है, इसकी एक्सिस है, जैसे दरवाजा जो होता है एक तरफ से अटैच होता है, दूसरी तरफ से हम हैंडल लगा होता है, हम उसको खोलते रहते हैं घुमाते रहते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस मान लूं इस रोटेशनल एक्सिस से जहां से ये घूमेगा, और यहां से मैं एक 90 डिग्री पर एक फोर्स लगाऊं, तो ये जो फोर्स है ये इसको घुमाना स्टार्ट कर देगा, ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देगा इसको लगातार। तो ये जो परपेंडिकुलर लगाया गया फोर्स होता है जो रोटेशन स्टार्ट करवा देगा, इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क, आपने सुना होगा गाड़ियों में, जो गाड़ियां होती हैं इनमें टॉर्क ज्यादा होता है, तो टॉर्क ज्यादा होगा अच्छी हैवी गाड़ी के अंदर, तो वो मिट्टी में फंसी हुई गाड़ी को भी निकाल देगा। तो यानी कि ऐसा फोर्स लगाएगा कि जिससे वो चीज टायर घूमना स्टार्ट कर देगा। तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमना स्टार्ट करवा देता है उसी की एक्सिस के अराउंड, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क कह देते हैं। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो इस डिस्टेंस और ये जो फोर्स है इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। और इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा ये दोनों की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। तो आप ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओ तो अपने आप ये टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए तो जो दरवाजे होते हैं उनके हैंडल बिल्कुल दूरी पर रखते हैं हम। आप खुद सोच के देखो, दरवाजे के हैंडल अगर एकदम इस घूमने वाली एक्सिस के पास यहीं होते
तो इस गेट को खींच पाना कितना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये दूरी कम थी। हैंडपंप जो होते हैं उनके लंबे हत्थे रखते हैं ताकि उनको इजीली दबा करके यहाँ से घुमाया जा सके और पानी बाहर आ जाएगा। पेचकस होते हैं, जो रेंच होते हैं, जो पाने वगैरह होते हैं, इन सब के लंबे हत्थे रखे जाते हैं ताकि कम फोर्स लगाना पड़े और आराम से ज्यादा टॉर्क जनरेट हो जाए। तो ये यही कह रहा है, घूमता हुआ पिंड, यानी ये अगर यहाँ से लगातार ये घूम रहा है तो इस पर आप जितना लार्जर फोर्स लगाओगे तो फोर्स जितना बढ़ेगा, इस फॉर्मूले से देखो, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, टॉर्क। तो हम साफ साफ कह सकते हैं चाहे ये दूरी बढ़ेगी तब भी ये बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू वो जो लार्जर फोर्स आप लगाओगे उसकी वजह से। तो ये ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय क्या होता है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, भाला जो फेंकते हो, भाला सपोज करो यहां से फेंका गया, भाला इस तरीके से जाएगा और जाकर के इस तरीके से जमीन पर वापस गिर जाएगा। दैट मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला गया, ये भाले ने हॉरिजॉन्टल रेंज तय की है यहां से लेके यहां तक की। तो हम बोलते हैं कि बेस्ट कितने डिग्री पर ये जाएगा, अधिकतम दूरी तय करेगा। तो 45 डिग्री पर अगर आप इसको फेंकोगे तो ये अधिकतम क्षैतिज परास, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको बनाएगा कितने डिग्री पर, 45 पर। 0 और 90 पर ये यहीं गिर जाएगा, तो उस वक्त तो 0 होगी रेंज, लेकिन 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये ऐसा मोशन हो रहा है, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंकते हो वैसे गिरता है। ये कह रहा है कि कुल उड़ान समय, यानी कि टोटल फ्लाइट टाइम यहां से शुरू हुआ और यहां तक जो लगा है टाइम, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कितना होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, ये है अधिकतम ऊंचाई, यहां तक पहुंचने में लगे आवश्यक समय के बराबर। तो यहां से लेके यहां तक जो समय लगा है, क्या वो यहां से लेके यहां तक लगने के समय में बराबर है? नहीं, यहां तक जो समय लगा था उसके बाद ये समय भी तो लगा है, तो पहला तो नहीं है ठीक। दूसरा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक 3 बार, तो क्या यहां तक पहुंचने वाले टाइम को 3 बार मैं ऐड करूं तब वो इसके बराबर आएगा? नहीं। तो देखो देखने से दिख रहा है कि एक बार वो यहां तक गया होगा, अधिकतम ऊंचाई उसने गेन की होगी और फिर उसने आगे का समय यहां लिया होगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि यहां तक पहुंचने का समय अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो हमें इस टोटल फ्लाइट का टाइम मिल जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये रहा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय से दुगना समय। तो यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय लगा 10 मिनट, तो पूरी इस फ्लाइट में यहां तक पहुंचने तक टोटल 20 लगेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां तक पहुंचने के समय को डबल कर दो, तो वही तो होगा पूरा का पूरा ये। तो ये हो जाएगा ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहां तक पहुंचने के समय को 2 टाइम्स कर दो आप, तो आपको टोटल फ्लाइट टाइम मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए हैं कि 45 डिग्री पर ये रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन घर्षण फोर्स कम किया जा सकता है, यानी ओवरऑल घर्षण आपको रिड्यूस करना है। पहले पॉलिशिंग सतह, पॉलिशिंग कर दो सरफेस को, तो बिल्कुल ठीक है। सरफेस जो होती है उसको आप अगर पॉलिश कर दोगे तो वो चिकनी बन जाएगी, और चिकनी जैसे ही बनेगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, बिल्कुल ठीक है। मशीनरीज जो होती हैं उसमें घर्षण हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो आप ऑयल वगैरह जो डलवाते हो, सर्विसिंग कराते हो व्हीकल्स की, उसमें ऑयल चेंज होता है। वो ऑयल क्या काम करता है, ल्यूब्रिकेंट्स का, ताकि जो मशीन के पार्ट्स है जो आपस में फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वो अब इस ल्यूब्रिकेंट की वजह से उनमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वो स्मूथली वर्क करेंगे। डिक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक है। संपर्क का घटता क्षेत्र, आप खुद सोच के देखो कि ये एक ऑब्जेक्ट थी जो इस तरीके से, ये इसकी शेप थी, ये वाला एरिया इसका कांटेक्ट था सरफेस के साथ। तो जब हमने इसको खिसकाना चाहा, फोर्स लगाया, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स यहां से अपोजिट लगता है इसका, और ये इसका जाने में इधर विरोध करेगा। तो अब आप खुद सोचो, मैं अगर ये इतना बड़ा एरिया मैं इसका छोटा कर दूं, अगर मैं इसका ये जो एरिया है, मैं यही एरिया ही इसका छोटा कर दूं, इस तरीके से अपर वाला एरिया बढ़ा दूं और नीचे वाला एरिया इस तरीके से चेंज कर दूं, सपोज करो ये वाला, तो अब जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो अब ये इतना एरिया ही तो फ्रिक्शन जनरेट करेगा। तो जैसे ही ये कांटेक्ट एरिया कम हुआ, वैसे ही फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको पता है कि ज्यादा सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में रहता है वो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करता है, हम उसको जैसे ही कम कर देंगे तो फ्रिक्शन
कम हो जाएगा अपने आप। तो पॉलिश करने से भी कम होगा, लुब्रिकेंट के यूज से भी कम हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट एरिया आप जितना बॉडी का सरफेस के साथ कम कर दोगे उतना ये भी कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे के सारे करने से नेट फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? देखो, एक लॉ था, न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे मेनली, अगर हम बोलो लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम दिए थे, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ जो था वो ये कहता था कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यानी कि बल नहीं लगाओगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी अवस्था में, उसी स्टेट में बना रहेगा। अगर वो गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो लगातार गति करता रहेगा, और या अगर वो रुका हुआ है, स्टॉप कंडीशन के अंदर है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से अप्लाइड फोर्स ना लगा दिया जाए। यानी अगर गतिशील है, मूवमेंट कर रहा है, तो लगातार मूवमेंट में रहेगा, रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल क्या ना लगा दो, फोर्स ना लगाओ। ये था गति का पहला नियम, और इसी को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप सोच के देखो, अगर ये फॉलिंग बॉडीज को समझाता हूं आपको, अगर कोई गिरती हुई वस्तु है, वो लगातार कब तक गिरती रहेगी, तो जब तक उस पर बाहर से, मैं कहूं, वो लगातार जब तक गिरती रहेगी जब तक जमीन पर आकर के नहीं गिरेगी। जमीन ने उस पर एक्सटर्नली क्या लगाया है, एक तरीके से मैं कहूं तो बाहर से फोर्स लगाया है, तभी तो ये वस्तु रुकी है। वरना तो ये वस्तु अगर जमीन नहीं होती तो ये वस्तु अनंत समय के लिए क्या करती रहती, गिरती ही रहती। तो एक तरीके से गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज में कह सकता हूं, हाथी गिराओ, बंदर गिराओ, कोई भी वस्तु नीचे गिराओ, आप गिराते जाओ, जब तक वो हमेशा गतिशील बनी रहेंगी, जब तक उन पर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। तो इसी को गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज कह दिया गया है, जो कि और कुछ नहीं है, न्यूटन की गति का क्या है, पहला कानून है, पहला नियम हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मास ऑफ ए बॉडी ऑन मेजरिंग इन लिफ्ट। लिफ्ट का क्वेश्चन है, एट रेस्ट विद फिजिकल बैलेंस इज फाउंड टू बी m इफ द लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर जा रही है, with acceleration a, now what will be the mass of the body? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। लिफ्ट a एक्सीलरेशन a त्वरण से ऊपर जा रही है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जो मास है, द्रव्यमान है, या जो इसका वजन होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है, और उसका मास और ग्रेविटी जो होती है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम mg, किसी भी वस्तु का भार बोल देते हैं। तो अब अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपने फील किया होगा, मैं इसको लिफ्ट बोल दूं या झूला बोल दूं, जब आप झूला झूलते हो तो झूला जब नीचे आता है तेज गति से, तो हमें हल्का बॉडी फील होती है ना हमारी, वही अच्छा लगता है झूले में झूलने का। लेकिन जब झूला ऊपर जा रहा होता है धीरे 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 धीरे, उस दौरान हमें हमारा बॉडी मास क्या लग रहा होता है, ज्यादा लग रहा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में अगर ए एक्सीलरेशन, ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। और तो अपोजिट डायरेक्शन में जब झूला मैं कहूं कि ऊपर जा रहा होता है, तो हमें हमारा बॉडी मास क्या लग रहा होता है, ज्यादा लग रहा होता है। क्यों लग रहा होता है वो ज्यादा, क्योंकि ये जो स्मॉल जी है, इसमें ये जो एक्सीलरेशन है, इसका पार्ट ऐड हो गया होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये इस तरीके से ना रह के ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है कि इस स्मॉल जी के अंदर ये जो ऊपर जाने वाला एक्सीलरेशन है, ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब अगर इसमें कुछ ऐड हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हुई है। तो पहले के मुकाबले हमें वेट ज्यादा लगता है उस वक्त जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, झूला ऊपर जा रहा होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ ऐड हो जाता है। यही अगर ये क्वेश्चन एक्सीलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही होती, तो इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होती, तो हम अब इन दोनों का क्या कर देते, डिफरेंस कर देते, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर है। पहले अपोजिट थी तो हमने ऐड कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साफ साफ है, ये रहा, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक्सेलरेशन इस जी के साथ ऐड हो गया है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाती हुई लिफ्ट में अपना भार ज्यादा लगेगा। आप झूले से याद रख सकते हो कि झूला जब भी ऊपर जाता है तो हमें हमारा मास या बॉडी वेट हमारा बढ़ा हुआ फील होता है।
ठीक है, और जब वो नीचे आता है तो हम हल्का फील करते हैं अपने आप को, तो ये क्वेश्चन ऊपर जाने का है, अपवर्ड का है। ठीक है, नेक्स्ट देख, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं, उसकी डायमेंशन पूछ रहा है, विमा पूछ रहा है। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी इसको किस तरीके से बनाना है देखना पड़ेगा। देखो फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों बॉडीज के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की दूरी जो होती है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है स्क्वायर के साथ। और जब ये हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पर कैपिटल जी आता है जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। ये हमसे इस जी की डायमेंशन पूछ रहा है, तो हम जी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो यहां से ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड में आर स्क्वायर अपॉन में मास का स्क्वायर। यहां से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन है जो याद रखनी पड़ेगी, m1 l1 t पावर -2। आर है, लेंथ है, ये लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ का स्क्वायर अपॉन में मास है, तो मास है तो m का स्क्वायर। यहां से आंसर मिल जाएगा। तो ये एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये m ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी। L1 है, L3 है, तो ये दोनों पॉजिटिव के हैं, तो जब यहाँ ऐड होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, 2 और 1 3 हो गई, और t की पावर कितनी है -2। ये हमारे कैपिटल G की डायमेंशन बन गई है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये रहा। तो ये इस तरीके से निकाली जाती है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं, तो डायरेक्टली याद रखो या इस तरीके से निकाल लो, तो ये याद रखना इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल जो ये जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू देखो, एक स्मॉल जी होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक कैपिटल जी होगा। कैपिटल जी के नाम में है यूनिवर्सल, ये पूरे यूनिवर्स के हर प्लेनेट पे हर ग्रह पे कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्मॉल जी जो है, जिसकी वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये बदल जाती है हर प्लेनेट हर ग्रह के अकॉर्डिंग। तो मून पर ये अलग होगी, लेकिन मून पर इसकी वैल्यू अर्थ के सेम होगी, तो ये तो पूरे यूनिवर्स में सेम होगा, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में ये फर्क है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू बॉडीज केप्ट at a certain distance feel a gravitational force F to each other. If the distance between them is made double the former distance, the force will be। भाई ये सीधा सा ये कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं m1 m2, इनके बीच की दूरी पहले r थी, अब हमने इस दूरी को बढ़ा करके 2r कर दिया है। तो ये कह रहा है फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो फोर्स जो होता है ना, वो मास के मल्टीप्लिकेशन के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें ये तो रिलेशन मिल गया, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था ये 1/r², ये तो रिलेशन हमें मिल चुका है। अब इसने कहा है कि r को हमने 2r कर दिया है, तो आप सोच के देखो कि इस r² की जगह अगर मैं 2r² रखूंगा यहां, तो ये करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से। तो यहां से अगर मैं देखूं, इसको मैं खोल देता हूं, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और r², तो क्या ये वाला r² जो हमें पहला फोर्स दिख रहा था, ये हमें यहां दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये तो पहले वाला ही है। चेंज क्या किया है, नया क्या आया है, इसको रेडियस को, इसको डिस्टेंस को डबल करते ही ये 4 ही तो नया आया है। तो इसका मतलब पहला फोर्स अगर F कैपिटल था, तो दूसरे फोर्स को मैं, इस वैल्यू को अगर मैं कैपिटल F कह रहा हूं, इस पूरे सर्कल को, तो इस पूरे सर्कल में भी तो वही वैल्यू है, इसको भी मैं कैपिटल F कह सकता हूं। तो आप देखो F अपॉन में 4 दिखाई दे रहा है, यही तो चेंज आ गया है इसकी वजह से। तो मैं ये कह सकता हूं कि पुराने फोर्स का 1/4 हो गया है। देख लो, इस r को जैसे ही 2r किया, अगर इसको 3 कर देते तो यहां पर हम 3r² करते, तो 3 का स्क्वायर आ जाता 9 हो जाता, तो यहाँ पर 1/9f हो जाता। दैट मीन्स रिलेशन इनवर्सली है। अब वो चाहे क्वेश्चन में 2 टाइम्स करे, 3 टाइम्स करे, 4 टाइम्स करे, आप उस अकॉर्डिंग रेशो बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट।
What will happen if an object is dropped from a height and there is no air resistance? जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया गया है और वायु का कोई प्रतिरोध नहीं हो तो क्या होगा? देखो सिंपल सी चीज है, हम कोई चीज अर्थ पे गिराते हैं तो अर्थ नीचे से किसी भी अपने ऊपर गिरती हुई वस्तु को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से खींचती है, जिसकी वैल्यू क्या है पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, यानी पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तु को पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगातार खुद की तरफ खींचती जाती है। तो आप खुद सोच के देखो, कोई अगर वस्तु पृथ्वी पर गिर रही है तो पहले वो 0 सेकंड पर अगर रुकी हुई थी तो उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो उसकी स्पीड पृथ्वी के सापेक्ष 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, तो मैं कहता हूं अगले सेकंड स्पीड बन गई 9.8 मीटर प्रति सेकंड। फिर 1 सेकंड और आया, 2 सेकंड हुए, तो अगेन जो स्पीड ये हो चुकी थी इसमें अगेन ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ती जाएगी पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तु की। तो नेक्स्ट टाइम वो वस्तु यहां पर होगी, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 9.8 प्लस 9.8। दैट मीन्स हर एक एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी 9.8 से, और मैक्सिमम कब होगी जब वो जमीन से टकराएगी। तो मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन से कि अगर किसी ऊंचाई से आपने किसी वस्तु को गिराया है तो आप देख रहे हो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड यानी गति, तो उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या त्वरण में चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो 9.8 ही है। तो देखो यह एक निरंतर गति कांस्टेंट स्पीड से गिरेगी क्या? नहीं, इंक्रीज होता जा रहा है लगातार मल्टीपल्स में, तो ये तो गलत हो गया। त्वरण बढ़ जाएगा, त्वरण तो 9.8 ही रहेगा। गति और त्वरण यानी स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों बढ़ेंगे? नहीं, स्पीड बढ़ रही है सिर्फ, एक्सेलरेशन तो अभी भी 9.8 ही है। गति बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, केवल इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और 9.8 आप ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ 9.8 लगातार, वो आपका आंसर होगा स्पीड के अंदर। ठीक है, डिफरेंस हर केस का 9.8 ही रहेगा, यानी 9.8 के मल्टीपल से ऐड होती जाएगी हर सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, at a distance of 2r from the surface of earth where r is the radius of earth is। पृथ्वी की सतह से 2r यानी पृथ्वी की रेडियस r है तो 2r की दूरी पर ग्रेविटेशन के कारण जो ग्रेविटी होती है स्मॉल जी होती है, जो वहां पर r जो त्रिज्या है, वो पूछ रहा है कि 2r अगर दूरी ले ली जाए यानी अर्थ की जो सरफेस है यहां से 2r हाइट पर, r क्या है अर्थ की जो रेडियस है वो, इस हाइट पर जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो स्मॉल जी की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, आर है अर्थ की रेडियस, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल, एम है मास। तो अब अगर मैं कहूं कि नया जी जो है हमें वो देखना है, ये तो स्टैंडर्ड था, तो इसमें जो आर है उस आर में ये जो हाइट है इस हाइट का ये तो हमें स्क्वायर ऐड करना है। तो देखो ये जो हाइट है, ये क्वेश्चन खुद क्या कह रहा है कि कितनी हाइट पर चेक करना है 2r पर। तो हम एक काम करते हैं ना, यहां पर इस h की जगह 2r ऐड कर देते हैं, तो 2r, तो 2r प्लस r 3r, 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और r स्क्वायर। अब देखो ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं gm अपॉन आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी की वैल्यू है, तो ये लिखा हुआ gm अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा, ये और ये तो सेम है पुराने वाला जी, तो इसको मैं यहाँ स्मॉल जी भी तो लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो बिल्कुल नया जी जो है वो पुराने जी का कितना हो जाएगा 1/9। तो देखो नया जी है पुराने जी का 1/9 हो जाएगा। तो ये जो 2r है ये अगर 3 कर देगा, ये 4 कर देगा, कितना भी r कर दे, ये हम यहाँ पर h की वैल्यू जितने भी टाइम्स वो करेगा हम रखते जाएंगे, हमारे को नई वैल्यू आती जाएगी, पुराने के रिलेशन में आ जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून्स ग्रेविटेशन। देखो सबसे पहला बार बार अच्छा आने वाला क्वेश्चन है कि मून पर जो ग्रेविटी होती है स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो
अर्थ की वैल्यू का 1/6 होती है, 1/6। तो जी अर्थ का 1/6 वैल्यू है मून के, ये आपको याद रखना है। या मैं और बोलूं, पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन कितना हो जाता है, 10 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 1/6 वैल्यू है अर्थ की ग्रेविटी की। तो मून्स ग्रेविटेशन इक्वल्स टू 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, बिल्कुल ये लिखा हुआ, ये रहा आंसर। अब मार्स, मंगल का ये तो 1/8वां भी नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत है। आपको 1/6 तो याद रखना ही रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 वैल्यू रखता है। 60 किलोग्राम का व्यक्ति वहां 10 किलोग्राम का बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है m×g, और g की वैल्यू ही अगर 1/6 हो गई है तो वेट भी तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If the orbit of a planet is an ellipse, then what is the point at which the sun is located at? आपने अगर पढ़े हो थ्योरी में तो आपको पता होगा, केप्लर्स के लॉ थे। तो केप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ था वो यही कहता था कि सन के चारों तरफ जब कोई भी प्लेनेट या पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो पाथ सर्कुलर नहीं है, वो एक इलिप्स पाथ है, दीर्घवृत्त है। तो ये दीर्घवृत्त है, इस पर कोई भी प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये चक्कर लगा रहा है। तो दो दीर्घवृत्त के हमेशा दो फोकल पॉइंट होते हैं, इन दोनों फोकस पे कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। कौन? ये F1 मान लो, ये F2, दो फोकस पॉइंट है, इनमें सन कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। तो प्लेनेट हमेशा इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है, ये केप्लर का फर्स्ट लॉ था। तो केप्लर के ग्रहों के प्लेनेटरी मोशन के जो लॉज थे, वो पहला ही लॉ ये बताता था कि सन जो है, सूर्य जो है, वो जिस बिंदु पर स्थित होता है उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फोकस। तो ये दो फोकस में से कहीं पर भी सन हो सकता है। ये किसने कहा था? केप्लर्स लॉ थे ये आपको याद रखना।